बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं बच्चों। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से। ये बच्चों हमारी वन शॉट की क्लास है। ये जो है लिखित के लिए बच्चों, जिन भी विश्वविद्यालय में आपका लिखित का पेपर होगा, रिटन का एग्जाम होगा, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों की क्लास हमारी रहेगी। मैं पिछले 3 वर्षों के जितने भी यूपी के विश्वविद्यालय हैं जिसमें आपका लिखित का पेपर होता है, चाहे बलिया विश्वविद्यालय हो या फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो या फिर एमजी क्वीपी हो या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो या फिर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय हो, रज्जू भैया चाहे विश्वविद्यालय हो, तो इन सभी यूनिवर्सिटी के पेपरों को एनालाइज किया और उसी के सभी प्रश्नों को उठाकर आज की क्लास हम करा रहे हैं। और साथ में मैंने सिलेबस जो है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चनों को ऐड किया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूरा का पूरा पेपर इसी से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें आपको पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल, आपको थॉट आपको पढ़ना है। मतलब जो है जो जो पश्चिमी जो राजनीतिक जो विचारक हैं उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, पेपर बच्चों जो है इसी प्रकार का आएगा। लिखित वालों में 2 घंटा इसका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। पेपर बच्चों आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व कर रहा हूँ बच्चों। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिस्ट में 5 ही क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत आपको बताना है। देखो, इसमें जितने भी पश्चिमी आपके विचारक हैं इन्होंने जो है राजनीति से संबंधित अपने विचार दिए हैं। तो इन सभी के हम विचारों को आप लोग के समक्ष रख रहे हैं। यही सारे विचार आपके एग्जाम में बनेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। उसके बाद है कि अरस्तु के दासता संबंधी जो सिद्धांत उन्होंने बताया है, दास को लेकर के। फिर है कि सिसरो के कानून संबंधी जो विचार है, सिसरो ने कानून संबंधी विचार दिए हैं। फिर है कि पुनर्जागरण क्या है बच्चों, इस पर आपको टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम प्लेटो के बारे में समझेंगे। ठीक है, और प्लेटो के यहाँ से हम बच्चों, क्योंकि जितने भी इसमें राजनीतिक भी जो विचारक आएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन जिस स्थान पर जिस विचारक से पूछा गया तो उससे संबंधित और भी जितने उसी ने जो विचार अपने रखे हैं राजनीति को लेकर के, साथ में वे भी बच्चों हम करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्लेटो के बारे में बच्चों समझ लीजिए। प्लेटो बच्चों प्राचीन यूनान के एक प्रभावशाली दार्शनिक, सुकरात के बच्चों शिष्य थे और अरस्तु के जो है गुरु थे प्लेटो, जिन्हें जो पश्चिमी दर्शन राजनीति शास्त्र का संस्थापक जो है माना जाता है। उन्होंने एथेंस में एकेडमी की स्थापना की और रिपब्लिक जैसी कृतियों में आदर्श राज, दार्शनिक राजा, न्याय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। मतलब जो है इन्होंने बच्चों जो राजनीति से संबंधित जो अपने कह सकते जो विचार दिए हैं, इनकी पुस्तक है रिपब्लिक। इस रिपब्लिक पुस्तक में इन्होंने बच्चों आदर्श राज्य का जो कि विचार दिया है, दार्शनिक राजा का विचार दिया है, न्याय का सिद्धांत दिया है। तो बच्चों इन्होंने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब यहाँ से हम तीनों सिद्धांत बच्चों करा देंगे। इसमें से कोई ना कोई सिद्धांत, 1 से 2 सिद्धांत जरूर आपके एग्जाम में बनेगा। और भी यहाँ से इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, जैसे कि प्लेटो जो है ये जो है राज्य को जो है व्यक्ति का विराट जो है रूप है। इस रूप में इसको कहते हैं राज्य क्या है, व्यक्ति का विराट रूप है, राज्य को कहते हैं। फिर है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय होता है। इन्होंने न्याय का जो सिद्धांत दिया है, ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और वह व्यक्ति दूसरे पर भी जो कोई हस्तक्षेप ना करे। तो इसी को हम जो कह सकते हो न्याय कहेंगे। न्याय संबंधी सिद्धांत ऐसा दिया इन्होंने। फिर है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार ये मानते हैं। उसके बाद है कि आत्मा के लिए संगीत, शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक ये मानते हैं प्लेटो महोदय। उसके बाद है जब तक कि दार्शनिक राजा नहीं बनेगा या राज्य तथा राजकुमार इस विश्व में दार्शनिक शक्ति तथा भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे, तब तक जो है राज्य अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं हो सकता है। राज्य के बारे में इन्होंने जो ऐसा लिखा है। और यहाँ से शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाश उन्मुख करना इसका कार्य है। और आदर्श राज्य वह राज्य है जो न्याय पर आधारित है। तो ये यहाँ से कुछ शॉर्ट में इनके बारे में है, लेकिन यहाँ से हम आपको लॉन्ग में कराएंगे अभी। इसके बाद बच्चों की पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द रिपब्लिक, द लार्ज स्टेटेड मैच, क्रीटो, क्रिसन, मीनो, ये सब बच्चों जो इनकी पुस्तकें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेटो की पुस्तकों को लिखिए, 2-3 पुस्तकें इनकी पूछ सकता है बच्चों। तो इनकी पुस्तकें आपको इस तरह से लिख देना है, द लार्ज, रिपब्लिक और जो है स्टेटेड मैच, इनकी 3 जो है पुस्तक आपको
याद रखना है। अब यहाँ से इनके सिद्धांतों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ लीजिए सभी लोग। जैसे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत, ये सिद्धांत बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी विश्वविद्यालय में पिछले 3 वर्षों में पूछा गया है। तो प्लेटो बच्चों जो है प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने न्याय की अवधारणा पर गहरा विचार किया। उनकी न्याय की जो थ्योरी है, न्याय का जो सिद्धांत बच्चों उन्होंने दिया है, मुख्य रूप से उनकी जो पुस्तक है द रिपब्लिक, इसमें इन्होंने जो सिद्धांत दिया है। तो न्याय सिद्धांत क्या है प्लेटो के अनुसार बच्चों? तो प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब होता है कि अपने अपने कार्यों को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। मतलब जो है इनका न्याय का सिद्धांत ये इन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कार्य करना चाहिए और दूसरे के कार्य में कोई भी बाधा नहीं डालनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी को ये न्याय कहते हैं। न्याय बच्चों तब होता है जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और समाज के अन्य वर्गों के कार्यों में कोई भी दखल नहीं देता है। तो इसको ये जो है प्लेटो जी न्याय जो है समझते हैं, फिर मानते हैं। तो ये थी बच्चों की न्याय की परिभाषा, न्याय का सिद्धांत। एग्जाम में पूछेगा न्याय संबंधी इनका जो विचार है यही आपको लिख के आना है। अगला भी बच्चों इनका विचार देख लीजिए। फिर है प्लेटो का राज्य संबंधी बच्चों इनका विचार है, ये भी समझ लीजिए। प्लेटो ने अपनी जो कि प्रसिद्ध जो पुस्तक है, विख्यात पुस्तक जो है द रिपब्लिक, इसमें जो है अपने राज्य संबंधी विचारों को भी परिभाषित किया है। प्लेटो जो है अपने राज्य को आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने अपने राज्य को इस रूप में परिभाषित किया है, आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात ऐसा राज्य जहाँ न्याय व्यवस्था हो और वहाँ के शासक में विवेक, साहस, तृष्णा का भाव विद्यमान हो। मतलब जो है इन्होंने राज्य को जो परिभाषित किया है आदर्श रूप के रूप में, तो ये कहते हैं कि ऐसा राज्य जहाँ पर न्याय हो, न्याय व्यवस्था हो और वहाँ का जो शासक है, वहाँ का जो राजा है, वो जो है उसमें विवेक हो, साहस हो, तृष्णा का भाव भी विद्यमान हो, तो उसी को हम बच्चों जो है राज्य कहेंगे। देखिए और भी यहाँ से लिखा हुआ है, प्लेटो जो है राज्य को एक विशाल संपदा मानते थे और उनके अनुसार राज्य जो है व्यक्तियों का व्यापक रूप है। राज्य क्या है? व्यक्तियों का व्यापक रूप है, बड़ा रूप है, जिसमें बहुत व्यक्ति रहते हैं और उनके अनुसार व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई भेद नहीं होता है। प्लेटो राज्य को एक मानवीय संस्था ही मानते थे। ये क्या मानते थे? राज्य को एक मानवीय संस्था मानते थे, मतलब मनुष्य के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य हेतु एक आदर्श राजा की बात करते थे। मतलब एक आदर्श राज्य में जो है एक आदर्श राजा जब तक नहीं होगा तब तक राज्य नहीं चल पाएगा, ऐसा इनका मानना था। और राजा कैसा होना चाहिए? राजा में बच्चों जो है विवेक होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तृष्णा, ये तीनों जो है तत्व विद्यमान होने चाहिए, तभी जो है जो कि राज्य राजा चला पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों तो प्लेटो के अनुसार बच्चों दार्शनिक राजा का क्या अर्थ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो प्लेटो बच्चों जो है दार्शनिक एवं गुणवान राजा को ही राजा की संज्ञा जो है देते हैं। मतलब जो है प्लेटो क्या है? दार्शनिक और जो गुणवान राजा है उसी को ये राजा की संज्ञा देते हैं। और प्लेटो के अनुसार बच्चों उत्तम राजा वही है, मतलब जो है उत्तम मतलब अच्छा राजा वही है जिसमें जो है विवेक हो, साहस हो, तृष्णा का भाव हो और वह एक जो है कुशल योद्धा होना चाहिए और उसमें बच्चों जो है ज्ञान का भंडार भी होना चाहिए, तभी वह जो है राजा कहलाएगा। इनके अनुसार राजा ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ से बच्चों प्लेटो का एक और भी सिद्धांत विचार पूछता है एग्जाम में, सिद्धांत कि प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये बच्चों लॉग में क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी समझ लीजिए। तो प्लेटो का जो साम्यवादी जो सिद्धांत बच्चों, उनके प्रसिद्ध जो ग्रंथ है द रिपब्लिक, इसमें जो उन्होंने वर्णित आदर्श राज्य की स्थापना का एक साधन है, इसके रूप में वर्णित किया है। यह केवल बच्चों शासक और सैनिक मतलब संरक्षण वर्गों पर लागू होता है, जिसका उद्देश्य बच्चों व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार का त्याग करके उन्हें स्वार्थ से मुक्त करना है, ताकि वे पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा कर सके। मतलब जो है प्लेटो का जो साम्यवादी बच्चों जो सिद्धांत है, ये बच्चों जो है जो शासक है मतलब जो राजा है और जो उसके सैनिक है मतलब जो संरक्षण वाले हैं, तो इन वर्गों पर ये लागू होता है। और इस सिद्धांत का बच्चों जो उद्देश्य है, ये जो है व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार का त्याग करके उन्हें स्वार्थ से मुक्त करना है, ताकि जो सैनिक है, ताकि जो राजा है, वो जो है पूरी तरह से निष्ठा से राज्य की सेवा कर सके। यह बच्चों आधुनिक आर्थिक साम्यवाद से भिन्न है और एक नैतिक और राजनीतिक अवधारणा ये है।
ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और भी यहाँ से कुछ लिखा हुआ है, इनके बाद मुख्य बिंदु है प्लेटो के साम्यवाद के। पहला जैसे कि संपत्ति का साम्यवाद, मतलब जो संरक्षण जो वर्ग है, मतलब जो शासक है, जो सैनिक है, इसके पास जो है कोई भी अपनी निजी जमीन, निजी घर या फिर धन जो है नहीं होगा, ये ऐसा मानते हैं। क्योंकि यदि जो है कह सकते हो सैनिक के पास, यदि शासक के पास कोई धन होगा या फिर निजी जमीन होगी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह से जो है सेवा नहीं कर पाएंगे, वो अपना जो है बनाने में लगे रहेंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो इनका मानना था कि जो संरक्षक जो वर्ग है, जिसमें आपके शासक आते हैं, सैनिक आते हैं, इनके पास अपनी कोई भी जो है निजी जमीन, निजी घर, धन नहीं होगा, और वे जो है सामूहिक बैरकों में रहेंगे और उत्पादन वर्ग द्वारा प्रदान की गई वस्तु पर जो है निर्भर रहेंगे। मतलब उनकी सारी व्यवस्था खाने पीने के जो है की जाएगी राज्य के द्वारा, लेकिन उनके पास कोई भी निजी जमीन, निजी घर, निजी जो है धन नहीं होगा। उसके बाद है परिवार, दूसरा इसका बिंदु है परिवार या फिर जो है स्त्रियों का साम्यवाद है। तो संरक्षक वर्ग का कोई पारिवारिक परिवार नहीं होगा, स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से रहेंगे, ठीक है। और बच्चों का पालन पोषण जो है राज्य के द्वारा किया जाएगा, ताकि वे माता पिता को ना जान सके और राज्य ही उनका परिवार रहेगा। मतलब जो है इनके अनुसार जो संरक्षक जो वर्ग है, जो सैनिक जो वर्ग है, कोई भी इसका जो है परिवार नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो है स्त्री और पुरुष, मतलब जो सैनिक होगा वो अपनी स्त्री के साथ जो है सामूहिक रूप से रहेंगे, और बच्चों का जो पालन पोषण जो होगा बच्चों, वो राज्य के द्वारा किया जाएगा, ताकि माता पिता को ना जान सके बच्चा, और जो है राज्य ही उनका जो है परिवार हो, ऐसा इनका मानना है। अब यहाँ से बच्चों प्लेटो का शिक्षा संबंधी भी एक सिद्धांत है जो कि काफी बार पूछा गया, तो इसको भी साथ में लेते चलेंगे। तो प्लेटो ने शिक्षा को आत्मा की उन्नति, समाज के लिए आवश्यक माना है। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों व्यक्ति की भीतर छिपी जो ज्ञान है, जो गुण है, उसको जागृत करना है। और उन्होंने जो है शिक्षा के 3 स्तरों, शिक्षा के जो है इन्होंने 3 स्तरों में बांटा है, ठीक है। पहला इन्होंने बांटा है प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें विद्यार्थी को नैतिकता, अनुशासन सिखाना। दूसरे में इन्होंने जो है बच्चों गणित और जो है तार्किक, मतलब जो है इसमें बुद्धि का विकास होता है। फिर तीसरे में जो है दर्शन और ज्ञान, मतलब जो है सच्चाई की खोज। प्लेटो ने शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में रखा, ताकि योग्य लोग शासक जो है बन सके, इसीलिए शिक्षा को जो है राज्य में रखा, राज्य के नियंत्रण में। फिर बच्चों यहाँ से प्लेटो हो चुके, फिर यहाँ से अरस्तु के सिद्धांतों को समझिएगा जल्दी से। अरस्तु के, तो अरस्तु के अनुसार बच्चों क्रांति का सिद्धांत क्या है। अरस्तु के अनुसार संविधान या शासन व्यवस्था में होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा जो परिवर्तन है, यही बच्चों क्रांति है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, मतलब शासन व्यवस्था या संविधान में होने वाला जो छोटा बड़ा जो बदलाव होता है, उसी को क्रांति जो है अरस्तु महोदय मानते हैं। क्रांति के होने के कारण क्या है बच्चों, तो कारण भी इन्होंने बताए, जैसे कि मूल कारण, जैसे कि समाज में असमानता फैल जाए, अन्याय की भावना होने लगे, तो इस तरह से भी क्रांति होती है। सामान्य कारण में जैसे कि लाभ की लालसा, ठीक है, भय घृणा, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर विशिष्ट कारण में जैसे कि चुनाव में धांधली, पारिवारिक जो है कलह या विदेशी प्रभाव, ये सब हो सकते हैं। अब क्रांति रोकने के उपाय क्या है बच्चों, तो मध्यम वर्ग की प्रधानता और कानून का शासन हो तो रोक सकते हैं। नागरिकों में संविधान के प्रति निष्ठा पैदा करना, इसके माध्यम से रोक सकते हैं। और सत्ता का विकेंद्रीकरण, भ्रष्टाचार पर रोक करके हम इसको रोक सकते हैं क्रांति को। अब यहाँ से बच्चों अरस्तु को का जो दास्ता संबंधी जो सिद्धांत है दूसरा, इसको भी समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अरस्तु का दास्ता मतलब दास से संबंधित जो सिद्धांत है उसका उल्लेख कीजिए। तो अरस्तु बच्चों जो है दास्ता को प्राकृतिक और अनिवार्य जो है मानता है। उनके अनुसार कुछ लोग बच्चों जन्म से ही आज्ञा देने के लिए और कुछ जो है आज्ञा पालन के लिए जो है पैदा होते हैं। बच्चों इन्होंने जो दास हैं, जो दास होते हैं, इसको जन्म से ही निर्धारित करते हैं। ये कहते हैं कि कुछ लोग जो है जन्म से ही जो है पैदा ही ऐसे होते हैं कि दूसरों की सेवा करें, और कुछ लोग ऐसा पैदा होते हैं जो दूसरों पर शासन करें, ऐसा ये मानते हैं, ठीक है। तो दास्ता के आधार यदि हम देखें तो प्राकृतिक और जो उपयोगिता, तो पहला इसमें जो प्राकृतिक दिया हुआ है, जिनमें जो है बुद्धि और विवेक की कमी होती है, वे स्वाभाविक रूप से दास होते हैं। ये मानते हैं कि जिन लोगों में बुद्धि की कमी होती है, विवेक की कमी होती है, तो वे लोग स्वाभाविक रूप से
वे क्या होंगे, दास ही होंगे, दूसरे की सेवा ही करेंगे। फिर उपयोगिता, तो यह जो है बच्चों स्वामी और दास दोनों के लिए लाभकारी है। स्वामी को अवकाश मिलता है जिससे वह राज्य के कार्यों में योगदान दे सकता है। अब दासों के प्रकार का भी वर्णन इन्होंने किया है। एक होता है प्राकृतिक बच्चों दास, जो जन्म से ही मंद बुद्धि के हों, ये प्राकृतिक दास है। दूसरे है वैधानिक दास, जैसे कि युद्ध में किसी को जो है राजा को आपने मार दिया, वहां के लोगों को बंदी बना लिया, तो युद्ध में पराजित जो बंदी हैं ये दूसरे दास होते हैं। तो इसके दो प्रकार इन्होंने बताए। अब विशेष निर्देश इन्होंने भी दिए इसके बारे में, जैसे कि अरस्तु का मानना था कि दासों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, मनुष्य वाला व्यवहार होना चाहिए। यदि दास में विवेक जागृत हो जाए, विवेक मतलब होता है उसमें बुद्धि जागृत हो जाए, अच्छा बन जाए व्यक्ति, तो उसे जो है मुक्ति कर देना चाहिए, मतलब उसको आजाद कर देना चाहिए। उसके बाद बच्चों अरस्तु ने राज्य संबंधी भी अपना विचार दिया है, तो उनका तीसरा विचार समझ लीजिए जल्दी से। अरस्तु बच्चों प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीति, राज्य शास्त्र पर गहन जो है विचार प्रस्तुत किया। उनके राज्य संबंधी विचार निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने राज्य की परिभाषा दी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो है बच्चों बनता है कि अरस्तु के अनुसार राज्य की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो समझ लीजिए इनकी परिभाषा भी बच्चों। तो अरस्तु के अनुसार जो राज्य है एक प्राकृतिक संस्था है, मतलब जो है अरस्तु महोदय राज्य को क्या मानते हैं, एक प्राकृतिक संस्था ये मानते हैं जो मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। मनुष्य बच्चों स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और राज्य का उद्देश्य जो है अच्छे जीवन को सुनिश्चित करना है। मतलब जो है राज्य की परिभाषा इन्होंने किस रूप में दिया है, इन्होंने राज्य को पहली बात तो प्राकृतिक संस्था माना है, फिर उन्होंने मनुष्य की सामाजिक जो प्रवृत्ति का राज्य जो है परिणाम है, और मनुष्य जो है स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, ये मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं अरस्तु महोदय। और राज्य का जो उद्देश्य होता है सदाचार पूर्ण जीवन या फिर एक अच्छा जीवन को सुनिश्चित करना होता है। अब जो है राज्य का उद्देश्य क्या है इनके अनुसार, तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं है बल्कि अच्छा जीवन जीना है। राज्य का लक्ष्य नागरिकों की नैतिक और बौद्धिक उन्नति करना है ताकि वे सदा पूर्ण या फिर सदाचार पूर्ण जीवन जो है व्यतीत कर सके, अच्छा जीवन जो है व्यतीत कर सके। फिर यहाँ से राज्य की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया है। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है परिवारों, ग्रामों मतलब गांव के संघ से उत्पन्न होता है, और परिवार से ग्राम बनता है मतलब गांव बनता है, गांवों के संघों से राज्य बनता है, या जो है विकास प्राकृतिक और आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अरस्तु ने जो आदर्श राज्य की जो संकल्पना दी है इसके बारे में समझ लीजिए। अरस्तु ने बच्चों आदर्श राज्य की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कई जो है महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने शिक्षा को समाज के लिए, समाज के विकास, नागरिकों के नैतिक बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक इन्होंने माना है। अरस्तु के अनुसार बच्चों शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है बल्कि यह नागरिकों को नैतिकता, न्याय और समाज के प्रति जिम्मेदार का बोध कराना भी है। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा को सभी वर्गों के लिए सुलभ होना चाहिए और इसे राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नागरिकों को समान जो है अवसर मिले। तो ये शिक्षा संबंधी इनका विचार था बच्चों। अब यहाँ से अरस्तु के अनुसार संविधान का वर्गीकरण, ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इनका संविधान वर्गीकरण देख लीजिए। अरस्तु ने बच्चों जो 158 देशों का जो संविधान था उसकी तुलना की, मतलब उसका कंपैरिजन किया है कि किस देश का संविधान अच्छा है, कैसा संविधान अच्छा है, लोकतांत्रिक अच्छा है, फिर राजाशाही अच्छा है, फिर तानाशाही अच्छा है, तो कैसा संविधान अच्छा है। तो उन्होंने 158 देशों का जो संविधान था वहां की तुलना की है कि आखिर कौन सा संविधान अच्छा है। ठीक है, तो उसकी तुलना जो है इन्होंने अपने जो कि इनकी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, इसमें इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। उन्होंने शासन की संख्या, एक, कुछ और अनेक, और शासन के उद्देश्य, जनहित या जो स्वार्थ के आधार पर इसको 6 प्रकार की शासन प्रणालियों में जो है इसको विकसित किया है, इस कानून के वर्गीकरण को। ठीक है, संविधान के वर्गीकरण को, तो यहाँ से हम समझेंगे। तो अरस्तु के अनुसार सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए संविधान की। तो अरस्तु के लिए संविधान का अर्थ बच्चों सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है
बल्कि नागरिकों के जीवन का एक तरीका है, और यह जो है सर्वोच्च पदों के संगठन की व्यवस्था है, ऐसा ही मानते हैं। अब इसका जो वर्गीकरण है बच्चों संविधान का, इसके दो तत्व उन्होंने माने हैं। पहला है संख्या, मतलब जो है शासन कितने लोगों के हाथों में है। दूसरा है उद्देश्य, मतलब जो है शासन जनहित के लिए हो रहा है या फिर स्वार्थ के लिए हो रहा है, इसको वर्गीकृत किया है। अब बच्चों अरस्तू का जो वर्गीकरण है संविधान का, इसके 6 प्रकार उन्होंने बताए हैं। पहला है शुद्ध या जो आदर्श राज्य, जिसको सार्वजनिक हित के लिए माना जाता है। इसमें जो है राजतंत्र रखा है इन्होंने, या जो है व्यक्ति का शासन होता है सभी, जो कि सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरा इन्होंने रखा है कुलीन तंत्र, कुछ जो है योग्य व्यक्तियों का शासन होता है इसमें। फिर इन्होंने संवैधानिक तंत्र रखा है, मतलब बहुत से लोगों का शासन, जिसमें मध्य वर्गीय व्यवहारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ इसमें होते हैं। फिर यहाँ से बच्चों कुछ भ्रष्ट राज्य भी, कुछ निजी स्वार्थ भी इन्होंने रखा है संविधान में, जैसे कि निरंकुश तंत्र, मतलब जो है राजतंत्र का बिगड़ा हुआ रूप, एक जो कि स्वार्थी एक शासक ये शासन है। फिर इन्होंने अल्पतंत्र बताया है, मतलब कुलीन तंत्र का बिगड़ा हुआ रूप, जो धनी चंद लोगों का शासन होता है। उसके बाद है लोकतंत्र, ये जो है पॉलिटी का बिगड़ा हुआ रूप, जिसको भीड़ तंत्र भी ये कहते हैं। ठीक है, तो अरस्तु मानते हैं कि शुद्ध रूप से शासन का उद्देश्य बच्चों जन कल्याण होता है, जबकि जो कि विकृत रूप में जो है शासन क्या होता है बच्चों, शासक जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है शासन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अगले जो हमारे विचारक हैं सिसरो जी हैं। सिसरो जी के बारे में राजनीतिक विचार, जैसे कि इनका कानून संबंधी विचार क्या है, न्याय संबंधी विचार क्या है, मिश्रित शासन संबंधी विचार क्या है, तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सिसरो के राजनीतिक विचार बच्चों प्राकृतिक कानून, न्याय, मिश्रित शासन पर आधारित हैं। वे जो है राज्य को कानून द्वारा बंधा हुआ एवं एक नैतिक जो है समुदाय मानते थे। मतलब जो है सिसरो महोदय जो है कानून को जो है क्या राज्य के द्वारा बंधा हुआ जो है मानते हैं, और जहाँ सर्वोच्च जो शक्ति है जनता में निहित होती है। सिसरो के अनुसार कानून का पालन करना, निजी संपत्ति का सम्मान करना और जो जनहित को प्राथमिकता देना राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है इनके अनुसार। अब यहाँ से इनके विचारों को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। जैसे कि पहला इसमें है कि प्राकृतिक कानून का सिद्धांत है। तो सिसरो मानते थे कि कानून केवल राज्य का नियम नहीं है, बल्कि प्राकृतिक तर्क पर आधारित शाश्वत सत्य है। जो कानून प्रकृति के अनुरूप नहीं है वह कानून नहीं है। उसके बाद है राज्य एक जो कि नैतिक समुदाय है। राज्य एक जो कि कॉमनवेल्थ है, जो न्याय और जो है कानून द्वारा लोगों को एक साथ जो है लाता है, ऐसे मानते। फिर उन्हें मिश्रित शासन व्यवस्था का सिद्धांत दिया। सिसरो ने लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र के मिश्रण को सबसे स्थिर और सर्वोत्तम जो है शासन इन्होंने माना है। फिर है सर्वोच्चता। सिसरो के अनुसार राज्य की जो अंतिम जो शक्ति है जनता के पास होती है। फिर उन्होंने न्याय और समानता के बारे में भी कहा है। इन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान है और न्याय का मतलब हर व्यक्ति को उचित हक देना होता है। ठीक है, तो इनके सारे विचार थे, मैंने कुछ बहुत ही कम बिंदुओं के माध्यम से आपको बताया है। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि पुनर्जागरण क्या है, इसका अर्थ क्या है, पुनर्जागरण के बच्चों क्या कारण है, ये भी समझ लीजिए जल्दी से। ठीक है, पुनर्जागरण का बच्चों अर्थ होता है कि नव जागरण या फिर जो है फिर से जागना। यह बच्चों एक ऐतिहासिक काल था जब यूरोप में कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति में नया जो है जीवन आया। इस काल में प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता के ज्ञान, कला को पुनः खोजा गया और उसका विकास हुआ। पुनर्जागरण में मानवता के सोचने, समझने, सर्जन करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव भी जो है लाए। अब यहाँ से थोड़ा इसको विस्तार से हम समझेंगे पुनर्जागरण के बारे में शाब्दिक अर्थ के माध्यम से। तो पुनर्जागरण का बच्चों जो शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना या फिर जो पुनर्जन्म। मतलब पुनर्जागरण एक ऐसा जो आंदोलन था जिसका बच्चों उद्देश्य मध्यकालीन जीवन शैली, विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक जो जीवन शैली है, जो विचारधाराएं हैं, उसको अपनाना है। मतलब पुराने जो विचार है, जो अंधविश्वास है, उनसे जो है मुक्ति होकर के आधुनिक मॉडर्न युग में जो है प्रवेश करना है, नई विचारधारा, नई जीवन शैली को अपनाना है। ठीक है, अब इसके बच्चों यहाँ से उद्देश्य को थोड़ा सा और हम पृष्ठभूमि को समझेंगे। सबसे पहले तो पुनर्जागरण की बच्चों शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई। कहाँ से हुई बच्चों? इटली के फ्लोरेंस शहर से। यह आंदोलन बच्चों 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ। इस युग में बच्चों यूरोप में कला,
साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में नवीन जो है प्रयोग हुए, मतलब नए नए प्रयोग हुए। पुनर्जागरण बच्चों वह आंदोलन था जिसने रोम और यूनान की प्राचीन जो सभ्यता थी, पुरानी जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी वहाँ की, उसका अंत करके एक नई चेतना को जन्म दिया। यही बच्चों पुनर्जागरण है। अब यहाँ से पुनर्जागरण के बच्चों क्या कारण है, इसके कारण भी समझ लीजिए जल्दी से। जैसे कि प्राचीन ज्ञान की पुनः खोज, तो मध्यकाल में के बाद यूरोप में प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य, कला, विज्ञान की पुस्तकों का पुनः अन्वेषण हुआ। इससे ज्ञान का नया जो है सागर जो है खुला। उसके बाद है व्यापार और जो है वाणिज्य का विकास। तो पुनर्जागरण काल में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ जिससे धन और संसाधन बढ़े और इससे कला और शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। अगला इसका कारण है शहरीकरण। तो शहरों का विकास हुआ और वहाँ शिक्षा, कला, साहित्य के केंद्र बने। इससे जो है नए विचारों का प्रसार भी हुआ। अगला बच्चों इसका कारण है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, मतलब जो है जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया जिससे पुस्तकों का उत्पादन बढ़ा, ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचा। ये भी कारण था बच्चों। फिर है धार्मिक जो है सुधार। तो कैथोलिक चर्च की आलोचना और धार्मिक सुधार आंदोलन ने स्वतंत्र सोचों को बढ़ावा दिया। उसके बाद है मानवतावाद। तो मानव के महत्व को समझने, उसकी क्षमताओं को बढ़ाने वाला विचारधारा पुनर्जागरण का आधार जो है बनी है। तो ये थे इनके बच्चों कारण। अब यहाँ से मैकियावेली के अनुसार मानव का स्वभाव क्या है, उसके बाद है कि हब्स की प्राकृतिक अवस्था क्या है, फिर है कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कठिनाई क्या है, प्राकृतिक अवस्था क्या है, फिर है कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत बहुत ही मोस्ट वांटेड है, फिर है कि लास्की के अधिकार विषय की जो अवधारणा है इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैकियावेली का जो मानव स्वभाव जो सिद्धांत है इसको समझ लीजिए। तो मैकियावेली बच्चों मानव स्वभाव को मूलतः स्वार्थी, कपटी और जो है लालची और भय से प्रेरित मानते हैं। मतलब जो है कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है स्वार्थी होता है, कपटी होता है, दूसरे के साथ छल करता है, लालची होता है और भय से जो है प्रेरित मानते हैं। उनका दृष्टिकोण बच्चों अत्यधिक जो है निराशावादी था और जिसके अनुसार मनुष्य हमेशा अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे जो है कृतघ्न होते हैं। मैकियावेली के अनुसार बच्चों लोग सुरक्षा तो चाहते हैं लेकिन वे अस्थिर होते हैं, इसलिए उन्हें केवल भय के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। ये जो है मैकियावेली जो है मानते हैं। फिर जो है बच्चों मैकियावेली के कुछ और भी यहाँ से राजनीतिक विचार हैं, जैसे कि राजनीति और जो है नैतिकता का अलगाव। तो मैकियावेली ने तर्क दिया है कि राजनीति का अपना अलग नियम होता है जहां राज्य के हित में झूठ, धोखा, हिंसा करना भी उचित है, लेकिन बच्चों नैतिकता धर्म का राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है, ऐसा ही मानते। फिर यथार्थवादी इनका दृष्टिकोण है। तो उन्होंने जो है राजनीति को नैतिकता के बजाय क्या है इसके आधार पर देखा है, ना कि क्या होना चाहिए इसके आधार पर। फिर है द प्रिंस, इनकी पुस्तक जो कि इसमें सत्ता का केंद्र उन्होंने बताया है। उन्होंने राजा को सलाह दी है कि वह प्रजा द्वारा प्रेम की अपेक्षा भय का पात्र बने, क्योंकि प्रेम अस्थिर होता है जबकि भय भय के डर के कारण जो है बना रहता है। उसके बाद है मानव स्वभाव। तो मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य जो है का जो स्वभाव है लालची है, स्वार्थी है, डरपोक होते हैं, इसलिए एक राजा को इन कमजोरियों को नियंत्रित करना चाहिए। फिर है कि राज्य की सुरक्षिता। तो राज्य के लिए इन्होंने शासक को अपनी नैतिकता का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा कहा है, और राज्य का अस्तित्व सबसे ऊपर है, उसे बनाए रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर है सेना और जय शक्ति के बारे में इन्होंने कहा है कि शासक को हमेशा एक मजबूत राष्ट्रीय अनुशासित सेना रखनी चाहिए, न कि भाड़े के सैनिक। ठीक है, ये कहते हैं कि भैया जो सेना होनी चाहिए राजा के पास मजबूत होनी चाहिए, कुशल होने चाहिए, योद्धा होने चाहिए, भाड़े के सैनिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से मैकियावेली बच्चों अपने युग का शिशु था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है तो इसको भी यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनेगा। तो प्रसिद्ध विचारक W.T. जोन्स के अनुसार मैकियावेली अपने युग का शिशु था। इसका अर्थ यह है कि मैकियावेली की राजनीतिक विचार उसके समय की परिस्थितियों, घटनाओं, पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों से गहराई से उसके जो प्रभावित थे इनके विचार।
अब यहाँ से मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे कि पुनर्जागरण का प्रभाव। तो मैकियावेली का जन्म जो कि इटली के पुनर्जागरण के चरम में हुआ था, और इस काल में मध्यकालीन अंधविश्वासों जो कि थे उसका अंत हो रहा था, और तर्क, बुद्धिवाद, मानववाद का उदय हो रहा था। मैकियावेली ने अपने विचारों में धर्म, नैतिकता को राजनीति से अलग करके इसी आधुनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने जो कि दार्शनिक दूरदर्शिता के बारे में उन्होंने बताया इटली के। तो मैकियावेली के समय इटली जो है 5 छोटे छोटे राज्यों, जिसमें से जो है नेपल जो है, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस और जो है चर्च का राज्य, इसमें जो विभाजित था। यह जो है राज्य आपस में लड़ते रहते थे, जिससे इटली जो है विदेशी शक्तियों जैसे कि फ्रांस, स्पेन के जो है हस्तक्षेप का शिकार बना हुआ था। और इटली की जो है इस फूट और कमजोरी ने मैकियावेली को एक शक्तिशाली निरंकुश शासक और राष्ट्रीय एकता के विचार को जो है प्रेरित किया। उसके बाद है धर्म और जो है नैतिकता का पृथक्करण। तो इन्होंने धर्म के बारे में भी कुछ अपने विचार रखे हैं, जैसे कि मध्यकाल में राजनीति पूरी तरह से चर्च और धर्म के अधीन थी। मैकियावेली ने देखा कि पोप की भ्रष्ट राजनीति इटली की एकता में बाधक है, इसलिए उसने जो है राजनीति को धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष रणनीति की जो है नींव रखी। उसने जो है स्पष्ट किया कि राज्य के हित के लिए राजा को अनैतिक साधन अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो है राज्य में यदि ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है तो राजा अनैतिक भी साधन अपना सकता है। ठीक है, उसके बाद है मानव स्वभाव का जो है चित्रण है। तो मैकियावेली ने अपने जो है समय में इटली में समाज जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार था, जो स्वार्थी और जो पतन को इन्होंने देखा। इसी के आधार पर उन्होंने जो है द प्रिंस पुस्तक में मनुष्य के स्वभाव को लालची, डरपोक, स्वार्थी जो है बताया। उनका यह विचार उनके जो है युग के गिरते हुए नैतिक स्तर का जो है प्रतिबिंब था। फिर उन्होंने बच्चों राष्ट्रवाद के उदय के बारे में भी इन्होंने बताया है। मैकियावेली के समय बच्चों यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों जिसमें इंग्लैंड और जो फ्रांस का उदय हो रहा था, वह चाहता था कि इटली भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। उनकी देशभक्ति की भावना, इटली के एकीकरण की इच्छा उसे अपने युग का प्रतिनिधि जो है बनाता है। निष्कर्ष में हम कहे बच्चों, तो मैकियावेली ने अपने युग की समस्याओं को न केवल देखा बल्कि उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। उसने जो है मध्यकालीन आदर्शवाद को त्याग कर यथार्थवादी रणनीति की शुरुआत की। इसीलिए उन्हें आधुनिक राजनीति चिंतक का जनक और अपने युग का शिशु जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ लीजिए। थॉमस हॉब्स के जो भी इन्होंने विचार दिए हैं, इनकी पुस्तक है लिवियाथन, जो कि 1651 में आई थी। तो थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लिवियाथन में प्राकृतिक अवस्था का जो है वर्णन किया है। यह बच्चों एक ऐसी जो है काल्पनिक स्थिति है जहाँ कोई सरकार, कानून, समाज जो है नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने जो प्राकृतिक जो अवस्था बताई है, ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि थॉमस हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तो इन्होंने बच्चों जो है इसके बारे में कहा है कि प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी काल्पनिक स्थिति होती है जहां ना तो कोई सरकार होती है, ना ही कोई कानून होता है, ना ही कोई समाज होता है। तो यहाँ से हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि निरंतर जो है संघर्ष। तो हब्स का मानना था कि मनुष्य जो है स्वभाव से स्वार्थी और जो है शक्ति का भूखा होता है, इसलिए बिना किसी नियंत्रण के हर व्यक्ति दूसरे के खिलाफ युद्ध की स्थिति में होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि हब्स का संघर्ष का सिद्धांत क्या, तो यही संघर्ष का सिद्धांत आपको लिखना है। फिर है कि डर और असुरक्षा। तो इस अवस्था में ना कोई न्याय होता है और ना ही कोई संपत्ति है। लोगों में हमेशा अपनी जान जाने का डर जो है रहता है। फिर है मानवीय जीवन की दयनीय स्थिति। तो हब्स ने इस स्थिति में मानव जीवन को अकेला, गरीब, अप्रिय और जो है अकाल्पनिक जो है बताया है। उसके बाद है नैतिकता का अभाव। तो यहाँ सही या गलत जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है। जिसके पास शक्ति होती है वही जो है जीवित रहता है। ठीक है, मतलब जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा ही मानते थे। तो निष्कर्ष में हम कहे तो हब्स का तर्क था कि भयानक अराजकता से बचने के लिए मनुष्य आपस में समझौता करके एक शक्तिशाली शासन मतलब संप्रभु की स्थापना जो है करते हैं। अब यहाँ से बच्चों
जो कि हब्स का संप्रभुता का सिद्धांत क्या है, थॉमस हब्स का, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो थॉमस हब्स एक प्रसिद्ध जो कि राजनीतिक दार्शनिक थे, उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। उनके अनुसार बच्चों संप्रभुता का अर्थ है एक सर्वोच्च शक्ति या अधिकार है जो राज्य के अंदर सभी कानूनों और आदेशों को लागू ये करता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने माना है। अब यहाँ से इसके सिद्धांत को मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों इससे बन सकता है कि प्राकृतिक अवस्था क्या है थॉमस हब्स के अनुसार, तो यही आपको लिखना भी है। तो हब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो होता है बच्चों स्वतंत्र और समान होते हैं, लेकिन वह अवस्था सबका सब पर युद्ध की स्थिति जो होती है, जहां जीवन एकाकी, गरीब, खराब, क्रूर और जो छोटा होता है। ठीक है, ये अवस्था में लोग। फिर है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो इसमें जो है बच्चों मनुष्य अपनी सुरक्षा शांति के लिए एक सामाजिक अनुबंध करते हैं, जिसमें अपनी कुछ स्वतंत्रताएं जो है त्याग कर एक संप्रभु सत्ता को सौंप देते हैं। इसको हम सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। फिर है संप्रभुता की एकता। तो इनके अनुसार बच्चों संप्रभुता एक ही व्यक्ति या संस्था के पास होनी चाहिए, मतलब अधिकार, ताकि कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके। और विभाजित संप्रभुता से अराजकता होती है। ये कहते हैं कि यदि संप्रभुता को हम विभाजित कर देंगे तो उससे अराजकता जो फैलती है। तो इसलिए जो शासन है या फिर कह सकते हो जो शक्ति है एक ही व्यक्ति के पास या फिर एक ही संस्था के पास होनी चाहिए। फिर अपरिवर्तनीय जो है संप्रभुता। तो संप्रभुता को जो है विभाजित या जो है समझा नहीं जा सकता है, या जो पूर्ण और जो अंतिम शक्ति होती है, ऐसा ही मानते हैं। फिर कि संप्रभुता का उद्देश्य। तो संप्रभुता का उद्देश्य बच्चों जो है समाज में शांति, सुरक्षा, व्यवस्था को जो है बनाए रखना है। फिर ये संप्रभुता का जो अधिकार, तो संप्रभुता के पास जो है कानून बनाने, उसको लागू करने, न्याय करने का जो है पूर्ण अधिकार जो होता है। तो यदि हम निष्कर्ष में हम कहें तो हब्स के अनुसार संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे जो है समाज की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाता है, या जो है शक्ति एक व्यक्ति या संस्था के पास होती है और इसे सामाजिक अनुबंध के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। संप्रभुता के बना इसके बच्चों यदि कमी के या फिर इसके बिना समाज में अराजकता और संघर्ष की जो स्थिति है ये बनी रहती है, इसलिए संप्रभुता बहुत ही जरूरी होती है। उसके बाद यहाँ से बच्चों थॉमस हब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, यह भी मैंने आपको यही बताया है कि अराजकता को समाप्त करने के लिए एक निरंकुश जो शासक होता है, ठीक है, इसकी आवश्यकता पर ये जो है जोर देता है सिद्धांत। उनके अनुसार मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था जैसे कि जंगल राज के डर से अपनी जब सभी शक्तियां सर्वोच्च शासक को सौंप कर राज्य का निर्माण करते हैं जो उनके जीवन संपत्ति की रक्षा करता है, तो इसी को हम सामाजिक समझौता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो है मनुष्य जब अपनी स्वतंत्रताएं जो है त्याग देता है और एक शासन का जो कि एक राज्य की निर्माण करता है, एक शासन वर्ग का निर्माण करता है और राज्य उनकी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा करता है, तो ऐसे ही हम इसको समझ सकते हैं। यही है सामाजिक समझौता का सिद्धांत हब्स का। उसके बाद है अब यहाँ से जॉन लॉक के बारे में इनके जो भी राजनीतिक विचार है इनके बारे में जान लीजिए। पहला जैसे कि है प्राकृतिक अवस्था के बारे में इनका क्या विचार है, प्राकृतिक अधिकार के बारे में इनका क्या विचार है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था। तो जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था को ऐसी स्थिति के रूप में जो है वर्णित करते हैं जिसमें मनुष्य जो है बिना किसी स्थापित सरकार या सत्ता के विद्यमान होते हैं। मतलब जो है इसमें जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, किसी के अधीन नहीं रहता है बल्कि स्वतंत्र रहता है प्राकृतिक अवस्था में। इस अवस्था में लोग स्वतंत्र, समान होते हैं और तर्क के अनुसार अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं, गुजारते हैं। और कोई जो औपचारिक कानून या संस्थाएं बच्चों इसमें नहीं होती हैं, बल्कि व्यक्ति प्राकृतिक कानून के द्वारा निर्देशित होते हैं, जो यह निर्धारित करता है कि किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, संपत्ति को नुकसान जो है नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, और भी यहाँ से लिखा हुआ है लॉक की प्राकृतिक अवस्था अनिवार्य रूप से अराजक, हिंसक नहीं है, बल्कि यह पूर्ण स्वतंत्रता, समानता की अवस्था है और जहाँ लोगों के पास स्वयं पर शासन करने की क्षमता होती है। हालांकि लॉक यह स्वीकार करते हैं कि प्राकृतिक नियमों की भिन्न भिन्न व्याख्याएं और निष्पक्ष न्यायाधीशों की कमी के कारण संघर्ष उत्पन्न जो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से प्राकृतिक अधिकार के बारे में इनका क्या कहना है। तो लॉक का तर्क है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार जो है निम्न प्रकार हैं, जैसे कि
जो है जीवन का अधिकार मतलब जो है जीने, और जो है हानि से सुरक्षित रहने का अधिकार जो कि प्राकृतिक अधिकार है मनुष्य का। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने, विकल्प चुनने और अपने हितों का अनुसरण करने का अधिकार होता है प्राकृतिक अधिकार में। फिर है संपत्ति का अधिकार, तो किसी वस्तु का स्वामित्व रखने और अपने श्रम के फल का आनंद लेने का अधिकार व्यक्ति के पास होता है। तो ये बच्चों अधिकार जो है जन्मजात हैं और कोई इन्हें छीन नहीं सकता है। लोग का मानना है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य इन प्राकृतिक अधिकारों की जो है रक्षा करना है। यदि कोई सरकार ऐसा करने में विफल रही है या फिर रहती है तो नागरिकों को उन्हें उखाड़ फेंकने का पूरा अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ से सामाजिक समझौता सिद्धांत बच्चों जॉन लॉक का काफी बार पूछा गया है, तो ये सिद्धांत भी समझ लीजिए जल्दी से। तो जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को विस्तार से दिया है, जो बताता है कि राज्य की उत्पत्ति लोगों के बीच हुए संघर्ष या फिर समझौते से जो हुई है। मतलब जो है ये ऐसा कहते हैं, इनका जो सामाजिक समझौता जो सिद्धांत बच्चों, इसमें जॉन लॉक कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है लोगों के बीच समझौते से हुई है। ठीक है, इनके अनुसार बच्चों प्राकृतिक अवस्था जो कि इसमें जो है सभी व्यक्ति स्वतंत्र, समान और जो कि तर्कशील होते हैं, और यहाँ कोई जो है निश्चित सरकार या कानून नहीं होता है, लेकिन जो नियम होते हैं नैतिक होते हैं। और व्यक्ति के पास बच्चों जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार होता है। समझौता सिद्धांत क्या है? लोग अपनी सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा के लिए एक समझौता करते हैं और वे अपनी कुछ जो स्वतंत्रताएं हैं किसको सौंप देते हैं? राज्य को सौंप देते हैं, ताकि राज्य जो है उनके अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई सरकार होती है, जैसे कि यूपी में है, तो अब इसमें जो कि जो जनता है अपने कुछ अधिकार जो कि कह सकते हो कानून के उनके ऊपर जो कि नियंत्रण करे हुए हैं, तो इसी प्रकार जब कुछ लोग अपनी जो स्वतंत्रताएं हैं सरकार को सौंप देते हैं, ताकि जो सरकार है, ताकि जो राज्य है उनके अधिकारों की रक्षा करे, इसी को हम सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और राज्य का गठन जो है लोगों की सहमति से होता है। अब यहाँ से अगला इसमें जो कि हमारे जो विचारक हैं बेंथम जी है, बेंथम जी का उपयोगितावाद का सिद्धांत काफी बार पूछा गया है, इसको जरूर समझ लीजिए। तो बेंथम का उपयोगितावादी जो सिद्धांत बच्चों एक नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत है, जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम जो है जो कि मूल मंत्र पर आधारित है। मतलब जो है ये जो सिद्धांत बच्चों उपयोगितावादी, ये सिद्धांत कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब ऐसा कार्य किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, सुख हो, तो इसी को उपयोगितावादी सिद्धांत बेंथम का कहते हैं। यह सिद्धांत बच्चों मानता है कि मनुष्य सुख की इच्छा और दुख से बचने की भावना से प्रेरित है, इसलिए कानून और नीतियां वही होनी चाहिए जो सुख को बढ़ाए और दुख को कम करे। इसे हम परिमाणवाद, सुखवाद गणना भी जो है कहा जाता है। तो ये था बच्चों इनका बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब इनके सिद्धांत की विशेषता भी समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे कि सुख दुख का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है बच्चों, क्योंकि बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को सुख दुख नामक दो स्वामियों के अधीन रखा है। जो कार्य सुख देता है वह नैतिक रूप से सही है, जो दुख देता है वह जो है गलत है। ठीक है, अब यहाँ से लौस्की जी का भी थोड़ा सा विचार इनके समझ लीजिए। लौस्की के अनुसार अधिकार बच्चों सामाजिक जीवन की वे आवश्यक परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास जो है नहीं कर सकता है। मतलब जो है इनके अनुसार जो अधिकार है, अधिकार की जो परिभाषा इन्होंने दिया है, ये कहते हैं कि बच्चों अधिकार क्या है? सामाजिक जीवन की वे आवश्यक परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। उन्होंने अधिकारों को प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक और राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त दावे माने हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, इन्होंने जो है क्या माना है अधिकारों को? इन्होंने इसको प्राकृतिक नहीं माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने प्राकृतिक को ज़्यादा अच्छा माना है, लेकिन इन्होंने बच्चों सामाजिक और राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त दावे को सबसे अच्छा माना है, क्योंकि वही ये इनका मानना है कि राज्य के द्वारा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। उसके बाद देखिएगा हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। उसके बाद है कि प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है शुरुआत में ही। उसके बाद है अरस्तु के राज्य विषयक सिद्धांत, ये भी मैंने कराया है। फिर है यहाँ से थॉमस एक्विनियस का जो कानून का वर्गीकरण सिद्धांत, इसको हम कराएंगे। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, ये भी क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कराए हैं। तो सबसे पहले हेगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है इसको समझ लीजिए। यह बच्चों सिद्धांत बताता है कि विचार और वास्तविकता
विरोधाभासों के माध्यम से विकसित होते हैं। और यह बच्चों जो है 3 चरणों में जो है होता है। पहला होता है वाद, दूसरा प्रतिवाद, तीसरा है संवाद। इन तीनों से जो है चलती है ये सिद्धांत। और जहाँ जो है विरोधी विचार मिलकर एक नया बेहतर विचार संवाद बनाते हैं मतलब। और यह इतिहास व चेतना के कर्मिक विकास का दार्शनिक आधार है। ठीक है, इसके सिद्धांत के बच्चे जो 3 चरण है। पहला है वाद। तो यह बच्चे एक प्रारंभिक विचार है, मान्यता और स्थित है। यह सत्य का एक पक्ष प्रस्तुत करता है लेकिन अधूरा है ये। दूसरा जो सिद्धांत का चरण है प्रतिवाद है। जब वाद के विरोधाभास या कामियों जो उसकी कमियां होती जब सामने आती हैं तो उसका विरोध उत्पन्न होता है, तो यह जो है वाद का उल्टा होता है। उसके बाद है संवाद। तो यह जो है वाद और प्रतिवाद के संघर्ष से उत्पन्न उच्चतर स्थित है। यह दोनों के सत्य तत्वों को समाहित कर लेती है और उनकी खामियों को दूर करती है, जिससे नया वाद जो है बन जाता है। अब यहाँ से बच्चों थॉमस एक्विनस का जो कि इनका जो विचार है, ठीक है, इनको भी समझ लीजिए जल्दी से। चलिए, थॉमस एक्विनस बच्चों मध्य यूरोप के एक जो कि महान विचारक और दार्शनिक थे। उन्हें जो है मध्य युग का अरस्तु या जो है ईसाई अरस्तु जो है कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अरस्तु के तर्कपूर्ण दर्शन का ईसाई धर्म की मान्यताओं के साथ जो है समन्वय किया है। इनके जो विचार है बच्चों एक्विनस के, जैसे कि राज्य की प्राकृत के लेकर के राज्य संबंधी जो इनके विचार हैं। एक्विनस के अनुसार बच्चों राज्य एक प्राकृतिक और सार्वभौमिक संस्था है और वे अरस्तु के इस विचार से सहमत थे कि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक जो है और राजनीतिक प्राणी है। उसके बाद है कानून का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो एक्विनस के कानूनों को जो है 4 श्रेणियों में जो है बांटा गया है। पहला है इन्होंने बताया है शाश्वत कानून। यह जो है ईश्वर का जो है दैवीय विवेक जो पूरे ब्रह्मांड को जो है नियंत्रित करता है। दूसरा फिर उन्होंने प्राकृतिक कानून बताया है। यह जो है शाश्वत कानून का वह भाग है जिसे मनुष्य अपनी तर्क शक्ति से समझ सकता है। तीसरा उन्होंने बताया है दैवीय कानून बताया है जो धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो प्रकट होता है। उसके बाद है मानवीय कानून भी चौथा इन्होंने बताया है। यह जो समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम हैं जो प्राकृतिक कानून पर जो आधारित होने चाहिए। अब यहाँ से बच्चों रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत आपको बताना है। फिर है कि जेम्स मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचनात्मक परीक्षण करना है। फिर है कि ग्रीन के राज्य के सिद्धांत को आपको बताना है। फिर कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। तो सबसे पहले रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसको समझ लीजिए। और रूसो ने जो है बच्चों सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है, इनकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1762 में आई थी। इसमें जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत इन्होंने बताया है। ठीक है, और भी इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं जैसे कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताए हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था जान लीजिए इनके अनुसार। तो रूसो के अनुसार शुरुआत में मनुष्य एक नेक जंगली की तरह है और स्वतंत्र, सुखी, सरल, लेकिन जो निजी संपत्ति के आने से लालच, ईर्षा, लड़ाइयाँ जो है शुरू हो गई है। इस तरह से इसको बताया है। समझौते की शुरुआत इन्होंने भी बताई है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसमें जो अराजकता को खत्म करने और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोगों ने आपस में जो है समझौता किया। उसके बाद समान इच्छा का सिद्धांत रूसो का, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यह जो है रूसो के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझौते के तहत हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शक्ति अधिकार किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को सौंप देता है। इससे जो सामूहिक इच्छा बनती है उसे रूसो के समान इच्छा जो है कहा जाता है। उसके बाद है लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत। तो शासन किसी राजा की मर्जी से नहीं बल्कि जनता की समान इच्छा से चलनी चाहिए, ये संप्रभुता के सिद्धांत उन्होंने बताया है। और कानून इसी समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। संक्षेप में हम कहें बच्चों तो रूसो का मानना था कि व्यक्ति जो स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जो है जकड़ा हुआ है। उनका समाधान यह था कि लोग खुद ही अपने शासन का आधार बने। तो इस तरह से बच्चों आपको बनाकर लिखना है इनके जो भी राजनीतिक विचार हैं। ठीक है, आपको एक बार समझ लेना है, वैसे भी आपको याद नहीं रहेगा, बनाकर ही आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा बच्चों रूसो का जो समान इच्छा का सिद्धांत, थोड़ा सा यहाँ से इसको विस्तार में समझ लीजिए। मैंने अभी आपको कराया तो है लेकिन थोड़ा सा विस्तार में समझ लीजिए, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो रूसो का समान इच्छा का जो सिद्धांत है बच्चों, ठीक है, ये कहता है कि समाज की भलाई के लिए सभी व्यक्तियों की जो सामूहिक इच्छा है इसको प्राथमिकता
दी जानी चाहिए। यह इच्छा जो है व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होती है और समाज के सर्वश्रेष्ठ हित में निर्णय लेती है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता, न्याय सुनिश्चित करना है। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को समान इच्छा के अधीन कर लेता है ताकि समाज में सामूहिक हित स्थापित हो सके। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से जेस मिल का स्वतंत्रता संबंधी जो उनका विचार है बच्चों, इसको समझ लीजिए। तो जेस मिल बच्चों एक प्रसिद्ध सिद्धांतवादी और अर्थशास्त्री थे और स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी के विषय में महत्वपूर्ण विचार इन्होंने जो प्रस्तुत किए हैं। इनकी बच्चों पुस्तक है ऑन लिबर्टी, इसी में इन्होंने अपने जो है विचार दिए हैं। पहला जैसे कि विचार दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन्होंने बताया है। तो मिल का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए जब तक कि उसे जो है नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद है हानि सिद्धांत, इन्होंने बताया। यह बच्चों उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। उनके अनुसार सरकार या समाज केवल तभी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है जब व्यक्ति के कार्यों को नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्रता और समाज के बारे में। तो मिल ने कहा है कि समाज को व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता से व्यक्ति का विकास होता है और समाज भी प्रगति, व्यक्ति के द्वारा ही समाज की प्रगति होती है। उसके बाद स्वतंत्रता की स्वतंत्रता मतलब जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक सीमित होती है जब तक कि वह स्वतंत्रता का उल्लंघन जो है नहीं करता है। उसके बाद विचारधारा की स्वतंत्रता। तो मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यंत जो है महत्वपूर्ण माना है क्योंकि इससे सत्य की खोज, सामाजिक सुधार जो है संभव होते हैं। फिर संक्षेप में हम कहें तो जेस मिल ने स्वतंत्रता का जो अर्थ बताया है, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी स्थान की उसे नुकसान ना पहुंचे। मतलब जो है व्यक्ति को तब तक अपने कार्य करने के लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और समाज और सरकार का कर्तव्य है कि इस स्वतंत्रता की रक्षा करे और जो केवल तब तक हस्तक्षेप ना करे जब तक कि किसी की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन ना किया जाए। ठीक है, अब यहाँ से ग्रीन जी के बारे में समझ लीजिए बच्चों। ग्रीन के सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे हैं, राज्य की भूमिका के बारे में अपने विचार बताए हैं। तो ग्रीन जी के बारे में भी इनके विचार समझ लीजिए। ठीक है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को केवल सरकार से बचाव के रूप में जो है नहीं देखा है बल्कि इसे सक्षम होने की स्वतंत्रता के रूप में समझाया है। उनके अनुसार बच्चों सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति का अपने सर्वोत्तम नैतिक सामाजिक गुणों को विकसित करना, ना कि केवल बिना हस्तक्षेप के कार्य करना। फिर यहाँ से उदाहरण के जैसे कि बच्चों यदि कोई जो है व्यक्ति गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है तो वह जो है वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, भले ही उसे कोई रोक नहीं रहा है। जब तक कि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साधन नहीं मिलते हैं तब तक वह अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर सकता है, ऐसा ये मानते हैं ग्रीन जी। उसके बाद है राज्य के बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो ग्रीन ने यह तर्क दिया है कि राज्य का उद्देश्य केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना नहीं है बल्कि यह है कि ऐसे सामाजिक और आर्थिक वातावरण का निर्माण करे समाज जिससे व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। फिर इन्होंने स्वतंत्रता और नैतिकता का सिद्धांत दिया है। तो इनके अनुसार स्वतंत्रता एक नैतिक मूल्य है और व्यक्ति जो है तब तक ही स्वतंत्र होता है जब तक कि अपने हितों को समाज के हितों के साथ जोड़कर कार्य करता है और वह जो है स्वार्थ नहीं बल्कि नैतिक उद्देश्य की पूर्ति करे। इस तरह से बताया इन्होंने। अब यहाँ से कार्ल मार्क्स का बच्चों ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर बनेगा। तो कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद जो सिद्धांत बच्चों, ये समाज के विकास को भौतिक परिस्थितियों और आर्थिक आधार के अनुसार समझने का सिद्धांत है। इसको हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि आर्थिक आधार, तो समाज की बच्चों आर्थिक संरचना जैसे कि उत्पादन के साधन, उत्पादन संबंध समाज की नींव होती है या जो है आधार पर तय करता है कि समाज कैसे जो काम करता है। उसके बाद है अधिसंरचना, तो आर्थिक आधार के ऊपर समाज की राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं बनती हैं और ये जो संस्थाएं आर्थिक आधार से प्रभावित होती हैं और उसे बनाए रखने का जो है काम ये करती हैं।
उसके बाद है तीसरा इतिहास का विकास। तो इतिहास बच्चों समाज के आर्थिक आधार में बदलाव के कारण विकसित होता है, और जब उत्पादन के साधन उत्पादन संबंधों में संघर्ष होता है तो जो है समाज में क्रांति या जो है बदलाव आता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में इन्होंने समाज को दो वर्ग में बांटा है इन्होंने बच्चों। एक जो है शासक वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, दूसरा है शोषित वर्ग जो अपनी मजदूरी जो कि बेचता है। तो इन वर्गों के बीच संघर्ष समाज के विकास का मुख्य कारण होता है, उन्होंने बताया। फिर है कि परिवर्तन का कारण, तो ऐतिहासिक परिवर्तन आर्थिक आधार में बदलाव से होता है जो अंततः समाज की अधिसंरचना को भी बदल देता है। तो संक्षेप में हम कहें बच्चों तो कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है ये कहता है कि समाज का विकास बच्चों आर्थिक कारकों और उत्पादन के साधनों के आधार पर होता है, और सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक बदलाव इसी आर्थिक आधार के परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ से मैरी ऑन स्टोन क्राफ्ट के स्त्री अधिकारों की आपको विवेचना करना है बच्चों, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो मैरी ऑल स्टोन क्राफ्ट के द्वारा इनकी एक पुस्तक है बच्चों जो कि ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो कि 1792 में आई थी। ये नारीवादी दर्शन की एक आधारशिला पुस्तक है। इसमें इन्होंने बच्चों तर्क दिया है कि महिलाएं जो है स्वाभाविक रूप से पुरुषों से हीन नहीं है, मतलब जो है महिलाएं भी पुरुषों से कोई कम नहीं है इन्होंने बताया है, बल्कि शिक्षा की कमी के कारण जो ऐसा लगता है। ये कहते हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों से कम नहीं है, बस महिलाओं को शिक्षा न मिलने के कारण जो है महिलाएं थोड़ी सी जो है इनसे पीछे रह जाती हैं। फिर और भी लिखते हैं कि ऑल स्टोन क्राफ्ट ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा तार्किक सोच विकसित करने की जो है वकालत की है। ठीक है, और भी यहाँ से मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझिएगा। तो शिक्षा पर जो है जोर, तो महिलाओं को पुरुषों के समान शैक्षिक अवसर मिलने चाहिए ताकि वे भी आत्मनिर्भर जो है बन सके, इनका ये जो है विचार था। फिर है समानता का तर्क इन्होंने दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि महिलाएं जो है सिर्फ पुरुषों के जो है साथी नहीं है बल्कि स्वतंत्र और तर्क संगत प्राणी हैं। फिर अगला इन्होंने बताया है कि सामाजिक सुधार, तो उन्होंने तर्क दिया है कि शिक्षित जो महिलाएं होती हैं, पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं, ये जो है बेहतर माताएं और नागरिक जो है बना सकती हैं। उसके बाद है प्रतीकात्मक जो है महत्व, तो यह बच्चों जो पुस्तक है 18वीं शताब्दी के प्रतीकात्मक जो मानदंड है उसकी कड़ी जो आलोचनाएं करती है पुस्तक। अब यहाँ से बच्चों जो कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है, उल्लेख करना है। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार बच्चों वर्ग वह है जिसके पास जो है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है। मतलब जो है इनका जो वर्ग संघर्ष जो सिद्धांत बच्चों इन्होंने जो है इसमें इन्होंने बताया है कि वर्ग क्या है बच्चों, वर्ग मतलब होता है जो स्वामी होता है। इन्होंने वर्ग को दो भागों में बांटा है, एक है स्वामी वर्ग जिसके बाद उत्पादन के साधन का जो स्वामित्व होता है, दूसरा बच्चों वह होता है जो केवल शारीरिक श्रम करता है। तो स्वामित्व जो वर्ग होता है बच्चों ये सदैव दूसरे मतलब जो वर्ग होता है शोषण, दूसरा जो वर्ग है उसका शोषण करता है, और यह जो है समाज के शोषक और शोषित वर्ग सदा ही आपस में संघर्ष करते रहते हैं। इसी को कार्ल मार्क्स का हम वर्ग संघर्ष सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है इन्होंने बताया है कि जो वर्ग है बच्चों ये दो इस वर्ग होते हैं, एक होता है स्वामी वर्ग, एक होता है मजदूर वर्ग। तो जो स्वामी वर्ग होता है जो कि मालिक होता है उत्पादन के साधनों का, और जो दूसरा वर्ग होता है जो कि मजदूर होता है, तो इन दोनों के बीच में बच्चों संघर्ष होता रहता है, यही इसी को हम वर्ग संघर्ष कहते हैं। उसके बाद है हेगल के राज्य संबंधी विचार को स्पष्ट कीजिए। हॉब्स का समझौतावादी सिद्धांत मैंने करा दिया है। फिर कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या, इसको हम कराएंगे। मार्क्स के राज संबंधी विचार ये भी करा दिया है। फिर है सिमोन दे जो कि बुआन, इनकी हम नारीवादी सिद्धांत की आलोचना करेंगे। फिर है कि मैरी वॉल स्टोन क्राफ्ट, ये तो मैंने भी आपको करा दिया है। तो सबसे पहले बच्चों फ्रेडरिक हीगल, इन्होंने राज्य के बारे में क्या बताया है, राज संबंधी इनका जो सिद्धांत है। तो हीगल बच्चों जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार जो है मानते थे, जो नैतिकता स्वतंत्रता तर्कसंगतता की सर्वोच्च जो अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार बच्चों राज्य केवल प्रशासनिक संगठन नहीं है बल्कि पूर्ण सजीव सर्वोच्च जो आध्यात्मिक संस्था है जो परिवार और जो है नागरिक समाज के से ऊपर है, ऐसे ही मानते थे। अब यहाँ से जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत समझ लीजिए बच्चों, इन्होंने जो बताया है। तो ऑस्टिन के अनुसार
संप्रभुता का अर्थ है बच्चों कि किसी राज्य में सर्वोच्च और जो है अंतिम आदेश देने वाला संस्था या फिर कोई जो है व्यक्ति। फिर है कि संप्रभु वह है जो किसी अन्य के आदेश प्राप्त नहीं करता है, अर्थात वह जो है पूर्ण स्वतंत्र होता है। फिर है कि संप्रभुता का स्रोत जनता या किसी जो है अन्य संस्था में नहीं होता है, बल्कि वह स्वयं सर्वोच्च आदेश देने वाला होता है। उसके बाद है कि आइंस्टीन ने संप्रभुता को आदेश देने, दंडित करने की शक्ति के रूप में जो है इसको देखा है। अब यहाँ से इनकी संप्रभुता की जो हम विशेषताओं की बात करें बच्चों, तो सर्वोच्चता, तो संप्रभुता का आदेश बच्चों जो है सभी के लिए अंतिम और सर्वोच्च होता है। उसके बाद है संप्रभुता किसी अन्य जो है सत्ता के अधीन ये नहीं होता है। फिर आदेश देने की अनुमति, तो संप्रभुता के आदेशों का पालन अनिवार्य होता है। और दंड देने की क्षमता, मतलब आदेशों का उल्लंघन करने वालों को दंड करने की शक्ति संप्रभुता के पास होती है। तो इस तरह से इसकी विशेषता है। अब बच्चों सिमोन दी बोआन के द्वारा नारीवादी जो सिद्धांत बच्चों, इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है द सेकंड सेक्स, जो कि 1949 पर आई थी, प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने नारीवादी सिद्धांत का उल्लेख किया है। ठीक है, इन्होंने बच्चों बताया है कि कोई भी जो औरत है, कोई भी जो स्त्री है, पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है। इन्होंने बताया, ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसमें उन्होंने स्त्री को अन्य के रूप में परिभाषित करते हुए पितृसत्तात्मक जो समाज है उसकी दयनीय स्थिति का जो विश्लेषण इन्होंने जो बच्चों किया है। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने कहा है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, तो उनका यह सबसे प्रसिद्ध बच्चों कथन है इस पुस्तक में। उनका मानना था कि जैविक बनावट स्त्री को कामतर नहीं बनाता है, बल्कि समाज और संस्कृति उसे जो है स्त्री के जो साचा है उसमें ढालती है। फिर है अन्य की अवधारणा, मतलब जो है, तो बुआन के अनुसार समाज में पुरुष को विषय या जो है मानक जो है माना गया है, जबकि स्त्री को इसके संदर्भ में अन्य के रूप में जो है देखा जाता है। तो उनकी अपनी कोई स्वतंत्रता पहचान नहीं रखने जो है दी गई है समाज में महिलाओं की। फिर है जैविक जो है नियति का खंडन, तो उन्होंने जो इस विचार को नकारा है कि मातृत्व या शारीरिक बनावट ही स्त्री का भाग्य तय करती है। उन्होंने तर्क दिया है कि ये चीजें उसे पुरुषों के अधीन रखने का बहाना मात्र है, ऐसे ही मानते हैं। फिर आर्थिक स्वतंत्रता, तो उनका मानना था कि बच्चों जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी वे अपनी मुक्ति का रास्ता नहीं खोज पाएंगी। उसके बाद है लास्ट में अस्तित्ववाद, तो उन्होंने तर्क दिया है कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी अपनी नियति चुनने, अपने जीवन को अर्थ देने का अधिकार होना चाहिए। तो इनका था नारीवादी सिद्धांत बच्चों, जो कि सिमोन दे बोआन का। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चन जो कि आर्थिक विचारक मैंने आपको लोगों के समक्ष कराए हैं। इसमें से बच्चों भर भर के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन सभी को बच्चों आप एक बार देख लीजिए। मैंने सभी के जो भी आपके विचारक थे उनसे बनने वाले जो भी आपके पाठ्यक्रम में उनके विचार थे सभी मैंने करा दिए हैं। बच्चों आपको कोई भी ज़्यादा आपको रट्टा नहीं मारना है, केवल आपको क्वेश्चन को समझ लेना है इन्होंने इसके बारे में कैसा इन्होंने बताया है, बस आपको बनाकर लिखाना है। और इनकी जो पुस्तकें हैं, क्योंकि जितने भी विचारक हैं सभी ने जो भी विचार दिए हैं किसी न किसी अपनी पुस्तक में दिए हैं, तो सारी मैंने पुस्तकें भी आपको बता दिया है। उनकी पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है, फिर आपको यही लिख देना कि इन्होंने इस पुस्तक में अपने सारे के सारे विचार जो है प्रस्तुत किए हैं, फिर उसी तरह से आपको बनाकर लिखाना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार की मैंने सारी क्लासें ऑलरेडी करा रखी हैं, अन्य सब्जेक्ट की भी 1 शॉर्ट की, अब जाकर के उनको भी जो वॉच कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।